निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आपा खो दिया है उपचुनाव में थप्पड़ कांड। जी हां, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ रसीद कर दिया है, जड़ दिया है। आखिर क्या वजह रही, आखिर क्या कारण रहा? क्योंकि पहले दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई और उसके बाद बात थप्पड़ तक पहुंच गई। आपा खो बैठे नरेश मीणा। देवली उनियारा में जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, कहा जा रहा है, और इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया। तस्वीरें सामने आई हैं, हाथ में पेड़ से तोड़ी हुई डंडी उन्होंने ली हुई है और किस तरीके से इसको लहराते हुए पुलिस के बीचों बीच यहां आप नरेश मीणा को देख सकते हैं कितना गुस्से में वो दिखाई दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसकी, ये अभी हम आप तक पहुंचाएंगे। साफ तौर पर मतदान को लेकर कुछ रहा होगा, लेकिन क्या किसी प्रत्याशी का, क्या किसी उम्मीदवार का सरकारी प्रशासनिक अधिकारी जो इस तरह से ड्यूटी पर तैनात है उसके साथ यूं हाथापाई करनी, उसे थप्पड़ रसीद कर देना सही है? ये बात ठीक है, आपको कोई शिकायत हो सकती है, आपकी कोई कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन क्या अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप उसको इस तरह से ठीक करने की या दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? यानी आप ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी अफसर को थप्पड़ रसीद कर देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उग्र यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे आवाज देखते हैं, अगर इन तस्वीरों में है तो थोड़ी आवाज भी सुनाने की कोशिश आपको करते हैं। बहरहाल अभी ये तस्वीरें ही सामने आई हैं। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस के भी कर्मी हैं, वो नरेश मीणा को पीछे धकेल रहे हैं, पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बात आगे ना बढ़े। नरेश मीणा ने आपा खोया, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। देवली उनियारा से प्रत्याशी हैं। राजस्थान में जो 7 सीटें जहां चुनाव हो रहा है, उन 7 सीटों में एक प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उसके बाद जब टिकट को लेकर इनकी नाराजगी सामने आई तो उन्होंने निर्दलीय ही नामांकन भरा, न सिर्फ नामांकन भरा बल्कि अपना नामांकन वापस नहीं लिया, यानी चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आज मतदान के दिन जो जगह जगह पोलिंग बूथ्स पर जो हर एक प्रत्याशी करता भी है, हर पोलिंग बूथ पर जब जा रहे होंगे तो इसी बीच कुछ ऐसी स्थिति उनको लगी होगी जिसकी शिकायत या जिसको लेकर कुछ बात इन्होंने रखी होगी एसडीएम से, लेकिन बात ऐसी और इतनी आगे बढ़ गई कि एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही कड़ा और कांटेदार मुकाबला देवली उनियारा में कहा जा रहा है। एक तरफ आप समझ सकते हैं कि देवली उनियारा का चुनाव किस तरह से रोचक है, त्रिकोणीय है, कांटेदार है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो, उनके प्रत्याशियों के बीच तो जंग है ही, लेकिन इसके अलावा और बाकी अगर निर्दलीय प्रत्याशी को हम देखें, ये तस्वीरें देखिए आई है सामने, ये कुर्ते पजामे में यहां पर दिखाई दे रहे हैं और वो पूछते हुए शायद अलग अलग तरह की तस्वीरें कुछ आ रही हैं जहां पर नोक झोंक, तीखी झड़प, आपस में कहासुनी होती हुई दिखाई दे रही है देवली उनियारा में। ये नरेश मीणा यहां हाथ में, हमने जैसा आपको पहले ही बताया कि पेड़ से तोड़े हुए इस बड़े मोटे शाखा को लिए हुए हैं और फिर वहां दूसरी ओर उसको लहराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वहां पुलिसकर्मी उनको पीछे हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय वो लोग भी वहां पर तैनात हैं, मौजूद हैं, जो कि बात आगे ना बढ़े इसके लिए नरेश मीणा को पीछे कर रहे हैं। तो ये लगातार तो ये आपको अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है। मुकाबला मुख्य किस किस के बीच है, 7 सीटों पर मुकाबला किस किस के बीच है वो दूसरी तरफ है। हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल गेस्ट और हमारे वो मेहमान जो राजनीति की बारीक नजर रखते हैं, राजनीति का विश्लेषण करते हैं और पत्रकार के तौर पर एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत। नरेश मीणा का ऐसा करना कितना सही है? भले ही एसडीएम से कोई शिकायत उनकी रही हो, नरेश मीणा को ऐसा करने का इन तस्वीरों को सामने आने के बाद फायदा पहुंचेगा या नुकसान हो सकता है?
देखिए रविंद्र जी, पहली चीज तो इस तरह की तस्वीरें लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर बहुत सुखद नहीं है। इस तरह की तस्वीरें कहीं से भी नहीं आनी चाहिए, और अगर एक उम्मीदवार के तौर पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। हालांकि उम्मीदवार अगर आप नहीं भी हैं, अगर आप मतदाता भी हैं, या किसी पोलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो भी इस तरह की तस्वीरें लोकतंत्र में कम से कम नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है जिस दिन मतदान होता है, तो उस दिन के लिए इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर अच्छी नहीं है। लेकिन यहां पर हमको दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक तो त्रिकोणीय मुकाबला हमको देवली उनियारा में देखने के लिए मिल रहा है। नरेश मीणा वहां पर कांग्रेस के नाम पर टिकट चाहते थे। सचिन पायलट खेमे के बहुत प्रभावशाली नेताओं में माने जाते थे और सचिन पायलट के बहुत करीबी माने जाते थे। ऐसे में उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिलकर के निर्दलीय चुनाव में उन्होंने जाने का फैसला किया, और उसके बाद में इस तरह की तस्वीर आ जा रही है। इसको अगर राजनीतिक तौर पर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद जिस काम के लिए उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, यहां पर हमको रविंद्र जी याद रखना पड़ेगा कि 23 तारीख को हमको उनके कितने वोट मिलते हैं। क्या जिस तरह की गोटियां उनको चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव में खड़ा करने के लिए एक पर्दे के पीछे से जिस तरह की प्लानिंग की गई, उसमें कितना सफल लोग हो पाते हैं, यह भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरह का गेस्चर उन्होंने दिखाया है, उससे निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक नेता के तौर पर उनकी छवि को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन एक नेता के तौर पर मतदाताओं के मन में शायद उनकी छवि को बहुत ज्यादा फायदा नहीं। और आशुतोष जी, क्योंकि आप वैसे भी अगर किसी सरकारी ड्यूटी पर लगे हुए अधिकारी, कर्मचारी, अफसर पर आप हमला करते हैं तो न सिर्फ काम में दखल, सरकारी कामकाज में दखल का मामला बनता है, और भी ये हिंसक तरीके से मामला बनता है, और यहां तो चुनाव भी है। तो जाहिर तौर पर नरेश मीणा की कानूनी तौर पर भी मुसीबत बढ़ सकती है इस पूरे प्रकरण से। भले ही चुनाव का नतीजा कुछ हो, वो जीते हारे, कौन जीते कौन हारे, लेकिन इस प्रकरण से कानूनी ये कहें कि कार्रवाई का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एसडीएम के साथ में मिसबिहेव हुआ है, और सरकारी कामकाज में अगर आप बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो तमाम तरह की धाराएं आपके ऊपर लगती हैं, तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लगते हैं, और निश्चित तौर पर उनके लिए कानूनी अड़चन बढ़ने वाली है। कानूनी जो दिक्कतें हैं वो उनके सामने आने वाली हैं। राजनीतिक तौर पर वो निर्दलीय चुनाव लड़कर के कितने वोट हासिल करके अपने राजनीतिक कद को, अपने वजूद को कितना देवरी उनियारा में स्टैब्लिश कर पाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन कानूनी तौर पर उनकी अड़चनें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं। सरकारी कर्मचारी के साथ में इस तरह का व्यवहार निश्चित तौर पर भारतीय जो कानून व्यवस्था है उसके तहत एक बड़ा अपराध है, और सरकारी कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी हो और चुनाव की ड्यूटी पर खासतौर पर विशेषाधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के पास होते हैं, तो ऐसे में अगर आप प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी दिक्कतों का सामना तो नरेश मीणा को उपचुनाव कई राज्यों में हो रहा है, कई सीटों पर हो रहा है, और विधानसभा चुनाव भी झारखंड की 43 सीटों पर हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड राजस्थान का चुनाव 7 सीटों का कर रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर रविंद्र जी, हमको जो अभी ट्रेंडिंग आपके चैनल ने भी जो दिखाया भी था कि 7 सीटें भाजपा को, शायद यही ट्रेंड था, मैं अगर जैसा स्क्रीन पर देख पाया तो जी ये ट्रेंड नंबर 1 पर अगर एक्सपर कर रहा है तो निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट टीम को मैं इसके लिए वो मानूंगा कि शायद अच्छे तरीके से, कम उनकी IT टीम और सोशल मीडिया टीम बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव के इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने लड़ा, और आज के दिन में भी वो इस ट्वीट को नंबर 1 पर ले जा पाए। तो निश्चित तौर पर बंद कमरे के पीछे की जो प्लानिंग और प्लॉटिंग होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी मुझे आगे दिखाई देती है। हालांकि फाइनली वोटर को जो वोट डालना है तो ग्राउंड पर कितना, लेकिन आशुतोष जी वोटर रामगढ़ का आगे दिखाई दे रहा है। 11 बजे तक के जो अभी तक आंकड़ा आया है परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज का, क्योंकि हर 2-2 घंटे पर आता है, कुछ ही देर बाद 1 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है ये प्रतिशत हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन 11 बजे तक का जो सामने आया उसके मुताबिक करीब 29% रामगढ़ में वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए रामगढ़ को सीट को हालांकि कांग्रेस के लिए बहुत सेफ सीट के तौर पर देखा जा रहा था। एक तरफा चुनाव हम उसको अब से 10-12 दिन पहले मान करके चल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की प्लानिंग रामगढ़ के लिए स्पेशली की, उसके परिणाम शायद ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज हमको देखने के लिए मिल रहा है कि शायद एक तरफा मुकाबला रामगढ़ में अब नहीं होने वाला है। रामगढ़ में हालांकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने और घटने को हम बहुत ज्यादा किसी के
हार जीत के साथ में रविंद्र जी अब तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों दल वहां पर एक तरफा मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जैसे उस क्षेत्र में बहुत कमजोर माना जा रहा था, क्योंकि एक सहानुभूति लहर कांग्रेस के साथ में थी, कांग्रेस के कैंडिडेट की इमेज भी उस क्षेत्र में ऐसी रही है कि उसको हिंदू मुसलमान से परे जुबेर खान की फैमिली को माना जाता रहा है। तो लेकिन ऐसे में बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज, मुझे जहां तक अब संकेत लग रहे हैं वो इस बात की है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी वहां अच्छा करने जा रही है। विकास बारह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन जब मैं अगला सवाल आपसे करूंगा आशुतोष जी, चूंकि अगर हम रामगढ़ की सीट माने 29% है और दूसरी तरफ खींवसर और 84, इन दोनों सीटों पर भी अच्छा खासा प्रतिशत हुआ। इन 7 सीटों में ये 3 टॉप 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से हैं। ये क्या निर्देश संकेत देते हैं? दौसा की बात करें, झुंझुनू की बात करें या हम सलूंबर सीट की बात करें, वहां पर वोटिंग परसेंट अमूमन इन तीनों से कम है। ये क्या दर्शा रहा है, ये आपसे जानेंगे। लेकिन पहले विकास बारहड़ जी युवा है, जोशीले हैं आप भी, यूनिवर्सिटी से शिक्षा, मैं अगर गलत नहीं हूं तो यूनिवर्सिटी से ही आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। नरेश मीणा भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही पदाधिकारी चुनकर आए हैं। ये तेवर युवा को अपना जोश, अपना खून थोड़ा कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए, खौलता हुआ खून। देखिए रविंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, जोश अपनी जगह है, लेकिन देश के कानून व्यवस्था को धता बता देना, कानून को हाथ में लेना अलग जगह है। ये जोश की किसी भी प्रकार से परिभाषित नहीं करता है कि आप एक आरपीएससी क्रैक करे हुए प्रशासनिक अधिकारी को, जबकि वो वहां पर निर्वाचन ड्यूटी के अंदर है, वहां के उस चुनाव कैंपेन को जो है वो चुनाव करवाने के लिए वहां पर जिम्मेदार अधिकारी हैं, वहां जाके आप उनके ऊपर हाथ छोड़ देते हैं, ये किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत थी तो उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जा सकता था, विरोध दर्ज करवाया जा सकता था, शिकायत की जा सकती थी, लेकिन सीधा जाके खुद को, अपने आप को कोर्ट की तरह जो है वो सीधा सजा सुना देना और किसी के थप्पड़ जड़ देना, मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत है। और एक क्षेत्र के लोगों के लिए भी आंखें खोलने वाला है कि वो किस प्रकार के लोगों को चुनना चाहते हैं और किस प्रकार के लोगों को अपना प्रतिनिधित्व सौंपना चाहते हैं। बात कहने के 1000 तरीके होते हैं, और जब आप एक एसडीएम के साथ इस प्रकार का बर्ताव करते हैं तो सामान्य आदमी तो आपके सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो बिल्कुल रविंद्र भैया यूनिवर्सिटी ये नहीं सिखाती। और मैं मानता हूं कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से निकले हुए लोग दोनों ही दलों में शीर्ष पदों के ऊपर सुशोभित हैं। आम व्यक्ति जो एक आयु के बाद राजनीति में सक्रिय होता है, उससे मैं मानता हूं कि छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति ज्यादा परिपक्व और ज्यादा संवेदनशील होते हैं। लेकिन विकास जी, हो सकता है भाई उनकी कोई शिकायत हो, कुछ ऐसी उनको ऐसा लग रहा हो कि एसडीएम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं या कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उसके लिए प्लेटफॉर्म है जहां पर उनको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। आप बताइए, थप्पड़ मारने को किस प्रकार जस्टिफाई किया जा सकता है? आप बताइए, क्या थप्पड़ मारना किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? कि एसडीएम लाख गलत होंगे, उनकी शिकायत करनी चाहिए थी, उनका वीडियो बनाना चाहिए था, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाना चाहिए था, चुनाव आयोग में जाना चाहिए था, लेकिन उनके थप्पड़ मार देना ये तो गलत है। अधिकारियों का मोराल भी डाउन होता है सर, वो अपने घर बार छोड़ के वहां पर चुनाव संपन्न करवा रहे हैं। तो इस प्रकार का जब, और दूसरा पोलिंग पार्टी के ऊपर क्या बीत रही होगी जब एसडीएम ही सुरक्षित नहीं है। गजेंद्र सांखला जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, वहां पर पोलिंग पार्टी के अंदर गजेंद्र सांखला जी भी कांग्रेस से जुड़े हैं, और ऐसे कम ही सवाल होते हैं जिनमें बीजेपी और कांग्रेस एक मत हो। और मुझे पूरा पता है, उम्मीद रखता हूं कि गजेंद्र सांखला जी भी नरेश मीणा के इस कृत्य की विकास बारहड़ से भी ज्यादा कड़ी भर्त्सना करेंगे। एक तरफ बुजुर्ग वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विकलांग वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुल्हन विदा होने से पहले वोट डालना पसंद कर रही है, ये उसकी प्राथमिकता है। ये प्रत्याशी एनएसयूआई में थे, कांग्रेस में थे, अब तो खैर निर्दलीय हैं नरेश मीणा। ये क्या सीखा है उन्होंने? थप्पड़ मार रहे हैं एसडीएम को। नहीं, थप्पड़ तो लोकतंत्र के अंदर देखिए कि फिजिकल हैंडलिंग किसी भी रूप में सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, और गलत है। अगर ये किया है तो हम इस बात को कंडेम्ड करते हैं। परिस्थितियां क्या रही है उसके ऊपर भी एक निर्भर करता है। अपन दूर बैठे हैं, वहां क्या स्थिति रही है, गुस्से के अंदर उन्होंने क्या किया, क्या हालात वहां बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिजिकल हैंडलिंग को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। मैन हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, और जो भी कोई अगर गलती भी किसी की है तो उसको सही प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए था उनको। लेकिन चूंकि अब चुनाव का टाइम है, एक एग्रेशन होता है, और इस एग्रेशन के अंदर ये कोई घटना हुई है, तो इसकी पूरी डिटेल देख करके और अच्छी तरह से कांग्रेस इसके ऊपर टिप्पणी कर पाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि फिजिकल हैंडलिंग किसी भी रूप में टॉलरेबल नहीं होनी चाहिए। नरेश मीणा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं देवली नियारा में क्या कांग्रेस को?
नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। नुकसान कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, सब अपने अपने हिसाब से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर 11 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग की कानून और व्यवस्थाओं से देख करके उब चुके हैं। कागजी इनके केवल स्कीम्स है, कोई धरातल पर आई नहीं है। और जो भाव लेकर के राजस्थान की जनता ने सरकार को बनाया था, उनके अंदर लोग अपने आप को निश्चित रूप से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इस राज्य सरकार से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। किसानी की क्या स्थिति है आपके सामने, खाद की क्या स्थिति है, जहां लोगों को यूरिया मिल रहा है, डीएपी की उपलब्धि नहीं है, पानी बिजली की समस्याएं आपके सामने है। पूरी गर्मी लोगों ने त्राई त्राई करके समय निकाला है, पूरी सड़कें खुदी पड़ी थी 10 से 11 महीनों से लगातार। बहुत अच्छा, नतीजा कुछ भी आए, नतीजा कुछ भी आए, एक सीट बीजेपी की रही है। और अगर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती है, मैं एक हाइपोथेटिकल यहां पर बात रख रहा हूं, अगर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती है तब भी सरकार तो उनकी इंटैक्ट है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार तो इंटैक्ट है, लेकिन उनको कम से कम ये बात तो महसूस होगी ना कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। जनता उनसे राजी नहीं है, सरकार बनने के बावजूद उनसे खुश नहीं है, इसलिए उनको अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंटेशन करने के अंदर थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। और चिंता करके जनता की वास्तव में जो तकलीफ है, उन तकलीफों को दूर करने के लिए आना पड़ेगा। सरकार किसके हाथों में अभी तक ये पता नहीं है, सरकार का सेंटर कहां है ये पता नहीं है, निर्णय कौन करता है ये पता नहीं है। कई पावर सेक्टर बने हुए हैं, उन मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखिए, एक मंत्री कोई बयान देता है तो उस बयान का दूसरा मंत्री, अच्छा, हर जिले के सीएम की तरह ना पावर सेंटर नहीं बना हुआ है जैसे पिछली सरकार में कहा जाता था। नहीं, क्यों विकास बारड़ जी? विकास बारड़ जी, देखिए, इन्होंने क्या है, ये गजेंद्र सांखला जी जो है वो सज्जन आदमी है, ये नो बॉल फेंक देते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं कि अब सामने वाले छक्के मारे जाएं। पावर सेंटर की बात करते हैं, ये पूरी एक साल होने को आ रही है हमारी सरकार को बने हुए। आज तक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर सरकार जो है वो एकजुट होकर काम कर रही है। एक बयान किसी नेता का दिखा दे जिसमें मुख्यमंत्री जी या पार्टी के खिलाफ किसी ने दिया हो। और इनके यहाँ इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जो है वो विधायकों को ले जाके बैठ गया सरकार गिराने के लिए। आप पावर सेंटर की बात करते हैं, आज झुंझुनू के अंदर डोटासरा जी गए थे गमछा घुमाने, लेकिन बॉर्डर से वापस भेज दिया ओला जी ने। आप देखिए, दौसा के लिए पायलट साहब के लिए गहलोत साहब को किस प्रकार के तंज ट्विटर के माध्यम से कसने पड़े। जूली जी को जो है वो प्रचार के अंदर कहीं ले जा नहीं रहे हैं, पायलट साहब जो है वो कहीं पर घूम रहे हैं, डोटासरा जी कहीं पर घूम रहे हैं। खंड खंड में बटी हुई कांग्रेस जी रामगढ़ से नहीं निकल पाए ना, इसलिए नहीं ले जा पाए। आप लोग गुटबा जी की बात करते हैं, पावर सेंटर की बात करते हैं श्रीमान, आप लोग पावर सेंटर की बात करते हैं जहां पर सीएम की सरकार गिराने उसी की पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष डिप्टी सीएम भाग गया हो, और फिर जब आपके पर्यवेक्षक आए तो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, सीएम वहां कनौज जाके बैठ गए, पर्यवेक्षक बेचारे मुंह ताकते रहे। आप पावर सेंटर की बात, नोक-झोंक आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहेगा, लेकिन फिर एक जो जवाब जानने की कोशिश करते हैं जो अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत, मतदान प्रतिशत रहा है। मैं जैसे आपसे पहले भी आशुतोष जी कह रहा था, रामगढ़ की बात करें, सलूंबर, खीवसर और चौरासी की बात करें, 25% प्लस 11 बजे तक मतदान प्रतिशत रहा है। दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा 20% से 23% के आसपास। ये ट्रेंड क्या दर्शा रहा है सर? देखिए अरविंद जी, वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड बहुत ज्यादा चुनाव परिणामों को शो नहीं करता है अब कम से कम, लेकिन जिस तरह से रामगढ़ और सलूंबर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ लग रहा है, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने वहां पर दोनों सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो सहानुभूति लहर पर, एक जगह कांग्रेस और एक जगह भारतीय जनता पार्टी को शायद फायदा मिलने की उम्मीद है, तो शायद उसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी वहां पर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि सहानुभूति के नाम पर लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप डोसा की वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो जो वहां सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज है, मुझे लगता है कि जिस तरह की एक चर्चाएं वहां थी कि क्या किरोड़ी लाल मीणा जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि देखिए रविंद्र जी, एक चीज और यहां देखने की जरूरत है कि यहां लड़ाई इन तमाम 7 कैंडिडेटों के बीच में नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इन 7 सीटों के चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनकी बड़ी नेताओं की छवि दांव पर है। क्योंकि अगर जगमोहन मीणा वहां जीतते हैं, हारते
चाहते हैं उससे ज्यादा किरोड़ीलाल मीणा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह डोसा सीट तय करने वाली है। तो ऐसे ही झुंझुनू की अगर आप बात करें तो झुंझुनू में अमित ओला जीतते हैं या हारते हैं, उससे ज्यादा ओला परिवार का राजनीति में कांग्रेस के लिए क्या महत्व रहने वाला है यह निर्धारित करने वाला है। तो इन दोनों जो ऐसी सीटें हैं जहां परिवारवाद के नाम पर टिकटें बांटी गई दोनों बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से, वहां पर कि वोटिंग परसेंटेज डाउन होने से क्या यह संकेत जा रहा है, या 23 को हालांकि हम ज्यादा अच्छे से कह पाएंगे कि परिवारवाद की राजनीति को अब आम जनता स्वीकार नहीं करती है, क्षेत्र में काम करने वाले नेता को ही अगर आप टिकट दोगे ज्यादा अच्छे से। जैसा आशुतोष जी ने कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड होता है उससे संकेत निकालना कोई बहुत मतलब उससे संकेत नहीं निकाला जा सकता नतीजों का, लेकिन रामगढ़ में जो अभी एक तरह से कहें कि इन 7 सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है और हम सलूम्बर में भी देख रहे हैं कि अच्छी खासी वोटिंग, उनका कहना कि ये दोनों ही सीटें चूंकि रामगढ़ की कांग्रेस के पास थी, सलूम्बर की बीजेपी के पास थी, और ये चुनाव जो है मौजूदा विधायकों के निधन के बाद हो रहे हैं, तो सहानुभूति फैक्टर दोनों ही पार्टियों को दिखते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से मतदान प्रतिशत भी ज्यादा है, दौसा में लेकिन कम है। देखिए, मैं मतदान प्रतिशत के बारे में रविंद्र भैया आपको बताना चाहूंगा कि आज 1 साल सरकार के गठन को हो चुका है। अगर सरकार को लेकर लोगों में किसी भी प्रकार की निराशा होती है तो लोग घरों से निकलकर वोट करने नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि सरकार के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने जा नहीं रहा। लेकिन लोग इस संख्या में वोट करने जा रहे हैं तो उसका कारण है भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, पूरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रख के बनाई गई योजनाएं। आज 1 साल में देखिए, कांग्रेस का शासन होता था, हर भर्ती का पेपर लीक हो जाता था, लेकिन सारी भर्तियां सफल तरीके से करवाई जा रही हैं और जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार पाया गया उनके आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। आप देखिए, किसी भी योजना के अंदर लोगों को फायदा दिलवाने के लिए आप देखिए जल जीवन मिशन ने किस प्रकार राजस्थान को जो है वो पानी की सप्लाई से पीछे कर दिया, लेकिन आज सभी योजनाएं, चाहे सिलेंडर मिलने को लेकर हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे जो जिस प्रकार का कैलेंडर हमने जारी किया है भर्तियों का उसको ले लीजिए, चाहे सफाई कर्मचारियों की होने वाली भर्ती को ले लीजिए, एक एक चीज प्रायोजित तरीके से सुनिश्चित समय के ऊपर होने जा रही है। तो राजस्थान ने देखा है शासन का वो मॉडल जो पिछले 10.5 साल से केंद्र की सरकार पूरे भारत को देती आ रही है। तो स्वाभाविक है लोगों में जो ये उत्साह है, इन 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी सांखला जी ये रविंद्र भैया 4 घंटे, लेकिन आज 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी 4 घंटे 4 सीटों पर 1/4 मतदाता वोट डाल चुके हैं। मैं अगर इन 4 सीटों का एक बार फिर से आपको दोहराऊं, चाहे वो खींवसर हो, 84 हो, सलूम्बर हो या रामगढ़ हो, विकास जी कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है इसलिए वोटर दिल खोलकर बाहर निकल रहा है। नहीं, सरकार काम कर रही है क्या, पहली बात तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सरकार चल कहां रही है समझ में तो अभी तक ये भी नहीं आ रहा है। आप देखिए, 1 अप्रैल को नया बजट जारी होता है, किसी भी राजस्थान में जिम्मेदार चैनल पर जिम्मेदारी के साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के नाते कह रहा हूं, एक भी जिला परिषद और पंचायत समिति को 1 अप्रैल के बाद 1 रुपए का बजट नहीं दिया, एक नगर पालिका को, एक नगर परिषद को, एक नगर निगम को बजट नहीं दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 महीने गुजर गए हैं और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, ऊपर सरकार, नीचे सरकार, उससे नीचे सरकार, तले में सरकार, जमीन में सरकार, और राजस्थान की जनता को लेने के लिए कोई फंड अवेलेबल नहीं है। बिना फंड के काम आदमी कैसे करेगा? सारे काम पंचायत राज के ठप पड़े हैं। एक भी टेंडर, जितने टेंडर चल रहे थे सब टेंडर को रुकवा दिया, सारी फाइनेंशियल टेक्निकल सैंक्शंस रोक दी, सारे टेंडर रोक दिए, जो काम एग्जीक्यूशन में थे उनको रोक दिया और ये कह रहे हैं अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? भाई जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी से अगर ये मामला उठाया है। विकास बारहट जी, आपको जानकारी है ये जो विकास सांखला जी ने जिम्मेदारी से हेलीकॉप्टर कही है जाते करके नाश्ता, बोले जल्दी से बस एक कमेंट। हाँ, जो आरोप लगाया उसका जवाब फिर उसके बाद इन महानुभाव ने बोला है नगर निकायों को पैसे को देके। मैं खुद नगर निगम जयपुर में यूडी टैक्स कमेटी का चेयरमैन हूं, पार्षद हूं यहाँ पर। पूरी हमारा 3.5 साल का कार्यकाल इनकी कांग्रेस सरकार के समय रहा। सिर्फ चुने हुए सभापतियों को झूठे मामलों के अंदर सर मुझे ये बताएं, ना बात मत पलटिए प्लीज, मुझे ये बताइए कि जो अप्रैल में बजट आया उस बजट को क्या नगर निकाय को दिया गया है, नगर पंचायतों, नगर परिषद को दिया गया है, जिला परिषदों को दिया गया? अच्छा देखिए तस्वीरें आ गई, देखिए थप्पड़ कांड की तस्वीर सामने आ गई, देख लीजिए। गमछा हाथ में है, गमछा हाथ में, गमछा नहीं छोड़ रहे हैं और ये थप्पड़ मार दिया एसडीएम को। ये देखिए, एक थप्पड़, उसके बाद फिर झूमा झटकी, फिर उसके बाद हाथ पकड़ लिया, हाथ को मरोड़ दिया। बाद नरेश मीणा जी, ये है नरेश मीणा, एक थप्पड़ मारा, सीधा गाल पर रसीद कर दिया। एसडीएम अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उसके बाद फिर पुलिसकर्मी आते हैं
दूसरी तरफ से हाथ पकड़ते हैं नरेश मीणा का। ये थप्पड़ कांड देख लीजिए। अब नरेश मीणा की एक खीज है, नरेश मीणा का ये गुस्सा इस बात को लेकर है कि एसडीएम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन क्या ये तरीका सही है? ये देखिए, थप्पड़ यहां पर पहले बहस होती है, हाथ पकड़ते हैं, बाहां मरोड़ते हैं, बिना कुछ सोचे समझे सीधा थप्पड़ रसीद कर दे। एक बार जब आप सुनिए, इस ऑडियो को भी सुनने की कोशिश कीजिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें देखी, और इन तस्वीरों को देखकर शर्मसार होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती कि एक प्रत्याशी ड्यूटी पर तैनात किसी कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार करो। ये बात बड़ी अच्छी हमारे मेहमान आशुतोष जी ने कही, और हमारे बाकी मेहमानों ने भी कही, जो लगातार बने रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेना होगा। वो ये कि जो चुनाव ड्यूटी में अपने घर बार परिवार को छोड़कर लगातार इस तरह की ड्यूटी करता है, इस तरह की विषम परिस्थितियों में, उसके साथ अगर इस तरह का अंजाम, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए तो कैसा मनोबल पर, बाकी चुनाव कर्मियों पर असर पड़ेगा। ब्रेक का वक्त हुआ है। तीनों मेहमानों से गुजारिश बने रही हमारे साथ, दर्शक भी बने हैं हमारे साथ। सबसे बड़ी कवरेज 7 सीटों के उपचुनाव की जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।